हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज ये फिजिक्स का जो है 12वां लेसन लेके आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम्स का, जो परमाणु है। तो आज इस वीडियो में हम जो है परमाणु को जो है 1 शॉट में देखने वाले हैं, यानी पूरे चैप्टर को जो है इस वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैप्टर से नहीं ज्यादा कुछ तैयार किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस चैप्टर लगभग तैयार हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स में आपके इस लेसन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप करके आएंगे। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर बार जो है क्वेश्चन रखे जाते हैं और ये थोड़ा इजी भी बैठेगा, तो थोड़ा से आपको देखने की आवश्यकता है। एक बार आप देखोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है ऑलरेडी वीडियो जो है हमारे चैनल पर जो है अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये परमाणु चैप्टर जो है पूरा किस प्रकार से, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है, रुदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। जो रुदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो हमारा परमाणु होता है, कौन सा है? परमाणु है ना। तो परमाणु होते कौन है? देखो, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है वो परमाणु होता है। यानी किसी भी तत्व को आप तत्व का सबसे छोटा पार्टिकल अगर देखा जाए तो वो परमाणु ही होता है। तो परमाणु का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है, चलिए इसको जान लेते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं कि रुदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस प्रकार था। देखो बच्चों, रुदरफोर्ड ने जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के लेड के बॉक्स में रखे यूरेनियम, यानी जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम कौन है? यूरेनियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। आप जानते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो हमेशा रेडिएशन निकालते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें जो है उत्सर्जित करते रहते हैं। तो जो यूरेनियम था यानी लेड के बॉक्स से प्राप्त अल्फा कण, यानी उन्होंने क्या किया कि जो अल्फा कण उससे प्राप्त होता है उस अल्फा कणों की बौछार जो है इन्होंने स्वर्ण के पत्र यानी सोने की जो पन्नी होती है यानी स्वर्ण पत्रों पर जो है प्रवाहित किया और प्रवाहित कर करके अपना जो है कुछ निष्कर्ष जो है निकाले। अब उन्होंने क्या किया, चलिए इसी को जान लेते हैं। देखो, परमाणु संरचना को समझने के लिए रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने किया था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने स्वर्ण पत्रों पर अल्फा कणों की बमबारी की। किसकी बमबारी की थी? अल्फा कण। देखो आप जानते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणें निकलती है, तो उसमें से अल्फा कण इन्होंने लिया। ठीक, अल्फा कणों की बमबारी की और निम्न निष्कर्ष प्राप्त किया। देखो एक चीज और जाने रहेगा, ये जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण पर है धन आवेश होता है, बीटा कण पर ऋण आवेश होता है, गामा कण उदासीन होती है। ठीक है, तो अब जो अल्फा कण होते हैं ये धनात्मक भागों से मिलकर बना होता है। कुल मिला के अल्फा कणों की बमबारी की, किस पर की? स्वर्ण के पन्नी पर। और जब बमबारी की तो उन्होंने कुछ बातें देखा और उन्होंने कुछ उसका प्रयोग किया और उसके कुछ निष्कर्ष भी बताए। क्या बताया? सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए पतली पन्नी को भेद कर पार निकल जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली एवं रिक्त है। भाई बहुत सारे अल्फा कण ऐसे होते हैं, देख रहे हैं कि ये यहाँ से सीधे निकल जा रहे हैं, तो जब अधिकांश अल्फा कण जो है बिना अपने मार्ग पर विचलित हुए सीधे निकल जा रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है रिक्त होता है और खाली होता है। समझ में आ गई बात? पहली बात, भाई खाली क्यों नहीं होगा? हमने कहा अल्फा कण पर धनावेश होता है, तो जितना ऋण आवेश वाला दायरा रहेगा, क्षेत्र रहेगा, उसमें आराम से सीधे निकल जाएंगे, कोई प्रतिकर्षण उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो वही कहा गया, पहली बात क्या कहा गया? पहली बात यही कहा गया कि अधिकांश अल्फा कण, ये अल्फा रेज है, अल्फा कण है, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का ज्यादा से ज्यादा भाग जो होता है खाली एवं रिक्त होता है। समझ में आ गया? अरे खाली रहेगा तभी तो निकल जाएंगे। समझ में आ गया पहली बात। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा? दूसरी बात उन्होंने कहा कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से
कुछ विचलित हो जाते हैं। यानी आप बताएंगे कि कुछ अल्फा कण ऐसे जाते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। देख रहे हैं ये अल्फा कण आया, जब यहाँ प्रतिकर्षित हो गया, यहाँ रिफ्लेक्स हो गया, और इधर देखो एक अल्फा कण इधर मुड़ गया और एक इधर मुड़ गया। तो कुछ अल्फा कण जाते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि थोड़ा बीच वाला जो भाग है, बीच के किनारे वाला भाग है, वो जो है धनात्मक भागों से मिलकर बना है। भाई कहा गया कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि परमाणु का कुछ भाग धनात्मक होता है। भाई ये धन वाला रहेगा तो जो अल्फा कण आएगा उनको रिफ्लेक्स कर देगा, थोड़ा अपने मार्ग से मोड़ देगा, कहेगा इधर कहा जा रहा है, चलो उधर निकल। तो ये इधर जो है थोड़ा रिफ्लेक्स करेगा तो ये जो है मोड़ देगा। तो ये, लेकिन इनकी जो संख्या है, जो सीधे निकल के जाने वाली संख्या है, उसकी अपेक्षा कम होती। तो इससे पता चलता है कि हाँ कुछ बीच में जो है धनात्मक भाग जो है रखा हुआ है, जो कुछ अल्फा कणों को अपने मार्ग से जो है विचलित कर देता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इन्होंने क्या बताया? तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि बहुत कम अल्फा कण, यानी कुछ अल्फा कण ऐसा भी देखने को मिला है कि जो जाते हैं अपने मार्ग से और उसी मार्ग पर पुनः जो है वापस लौट आते हैं। जैसे आपने देखा कि एक अल्फा रेज आ रही है और सीधे वहां से ही वापस लौट जा रही है। यानी बहुत कम, ऐसी संख्या बहुत कम मिलेगी। ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा क्योंकि बीच वाला भाग थोड़े होगा ना। तो बहुत कम अल्फा कण ऐसे होते हैं जो जाते हैं और अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारा बीच वाला भाग होता है वो धनात्मक भागों से मिलकर बना होता है और ये अत्यंत छोटा भाग होता है और इसमें समस्त द्रव्यमान जो है संकेंद्रित रहता है। यानी समस्त द्रव्यमान नाभिक परमाणु का जो है इसी में उपस्थित होता है, जो अल्फा कणों को उसी मार्ग पर वापस लौटा देता है। समझ में आई बातें? तो ये तीन बातें इनकी थी और तीनों का निष्कर्ष उन्होंने इस प्रकार निकाला। क्या निकाला? सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि जो हमारा अल्फा कण होती है वो बहुत सारी अल्फा कण ऐसी होती है जो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली खोखला होता है, खाली होता है, रिक्त होता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि कुछ अल्फा कण जाती है और अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाए, यानी कुछ अल्फा कण ऐसी भी देखने को मिलती है जो जाती है और अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि थोड़ा बीच वाला भाग जो होता है वो धनावेश से मिलकर बना होता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि बहुत कम अल्फा कण ऐसी भी जाती हैं जो अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आती हैं। तो इससे यह पता चलता है कि मध्य वाला भाग जो थोड़ा सा होता है वो भारी होता है, समस्त द्रव्यमान उसी में जो है केंद्रित रहता है और यह धनात्मक भागों से मिलकर बना होता है। तो ये इनका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था और उससे इन्होंने अपना इस प्रकार निष्कर्ष जो है निकाला। आप इस तरीके से डायग्राम बना दीजिएगा और इतना आप लिख दोगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये जो इनका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, तो इसके आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल दिया। तो चलिए इनका मॉडल क्या है इसको देख लेते हैं। भाई अब हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, चलिए अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कर लेते हैं। इसके बाद इनके मॉडल की कमियां क्या थी इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम परमाणु मॉडल इनका क्या था इनको हम देख लेते हैं। तो देखो उन्होंने भाई रदरफोर्ड ने दिया था, तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार सबसे पहले हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या बताया अपने परमाणु मॉडल में। उन्होंने सब तीन बातें बताई हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक छोटे से भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी परमाणु होता है तो उसका जितना भी द्रव्यमान होता है, जो भी धनावेश होता है, एक छोटे से भाग में जो है संकेंद्रित रहता है, यानी एक बीच के भाग में जो है उपस्थित रहता है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान यानी जितना उसका मास होता है, कुल टोटल द्रव्यमान जो होता है और समस्त धनावेश जो होता है, एक छोटे से भाग में बीच में जो है संकेंद्रित यानी बीच में उपस्थित होता रहता है। पहली बात इन्होंने कहा, समझ में आई बात कि नहीं, कि परमाणु का जितना भी कुल द्रव्यमान होता है और उसका जितना भी धनावेश होता है वो एक छोटे से भाग में जो है मध्य के भाग में संकेंद्रित रहता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला इन्होंने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है।
अब बात इन्होंने इलेक्ट्रॉनों के लिए कहा, क्या कहा कि नाभिक के बाहर जो बाहर का एरिया होता है, इस बाहर के एरिया में जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, यानी बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। जी ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका जो कुल द्रव्यमान होता है वो नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं इनका जो कुल द्रव्यमान होता है वो नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो भाई अब जितना नाभिक है हमारा, जितना धन आवेश है उतने ऋण आवेश रहेगा, तो एक दूसरे में बराबर होते हैं। अब ये चक्कर लगाते रहते हैं और धन आवेश बीचों बीच में उपस्थित रहता है। तो वही कहा गया कि नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक हो गया, ये क्या है, ये हमारा है नाभिक, इसको जान लीजिएगा, ये नाभिक है। और नाभिक के चारों ओर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते हुए पाए जाते हैं, यानी घूमते हुए रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश, अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका अगर टोटल ऋण आवेश देखा जाए तो नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। अरे बराबर रहेगा तभी तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहेगा, कम ज्यादा नहीं रहते। एक चीज ध्यान रहेगा, कोई भी परमाणु होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने भी प्रोटॉन उसमें पाए जाते, तभी तो बराबर होते हैं, नहीं तो भगने नहीं लगेंगे। तो कहने का मतलब इस प्रकार से नाभिक जो होता है हमारा उदासीन होता है। समझ में आ गया? तो वही कहा गया नाभिक के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं इनका कुल ऋण आवेश जो होता है नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। समझ में आ गया? दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने कहा कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नाभिक के चारों ओर अगर देखा जाए तो ये जो है एक वृत्तीय कक्षाओं में, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी एक वृत्तीय कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते हुए मिलते हैं, यानी इसके चारों ओर जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हुए पाए जाते हैं। यही बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नाभिक के चारों ओर जो है वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब इनमें जो अभिकेंद्रीय बल होता है, भाई कोई भी चक्कर लगाएगा तो मध्य की ओर उसका अभिकेंद्रीय बल काम करेगा। अब ये अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलता है? तो भाई अभिकेंद्रीय बल जो होता है एक दूसरे में आकर्षण बल के कारण जो है प्राप्त होता रहता है। तो वही कहा गया यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो नाभिक होते हैं इनके बीच में जो विद्युत आकर्षण बल होता है इन्हीं से इनको प्राप्त होता रहता है, जिसके कारण ये घूमते रहते हैं। समझ में आ गई बात? तो तीन बातें हैं जो रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो है बताया गया था। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। अब इनकी कुछ कमियां थी, इनके कमियों को भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी, यानी इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था इनमें कौन कौन सी कमी थे, तो रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो बातों की कमियां थी। चलिए उनको देखते हैं वो कौन कौन सी कमी थी। पहली कमी यह थी कि परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या, यानी जो रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ये परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। पहली बात, तो ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता, यानी जिस तरीके से बात करते हैं इनके अनुसार ये परमाणु अस्थायी नहीं होता। उन्होंने क्या कहा, देखो नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक में अभिकेंद्रित त्वरण होता है। आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उनमें जो है एक अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। वो किससे गति करेगा? अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण गति करेगा। और विद्युत गतिकी के अनुसार, और जबकि विद्युत गतिकी क्या कहते हैं, विद्युत गतिकी यह कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर गति करेगा तो हमेशा जो है गति करने के अनुसार वो हमेशा ऊर्जा को जो है उत्सर्जित करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की निरंतर ऊर्जा कम हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई ऊर्जा हमेशा गति करेगा तो ऊर्जा धीरे धीरे निकालेगा तो उसकी ऊर्जा उत्तरोत्तर कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक पे गिरकर नाभिक को नष्ट कर देगा। भाई इनके अनुसार जब ये बता रहे चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक पे गिर जाएगा, और जब नाभिक पे गिरेगा तो नाभिक को ही नष्ट कर देगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये नाभिक है, ये धन आवेश है,
ये नाभिक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करना स्टार्ट करता है। मान लीजिए ये जो है नाभिक के चारों ओर गति करता है। अब गति करते करते जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी जाहिर सी बात है त्रिज्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब कोई, अरे वैसे आप समझ लो कि कोई व्यक्ति अगर दौड़ना स्टार्ट कर रहा है तो जब एक चक्कर ग्राउंड का लगाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी थोड़ा वो जो है अपने आप में जो है भारीपन महसूस करेगा। तो बस वही चीज यहाँ है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ से गति करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है गति करना स्टार्ट करेगा तो एक चक्कर जब लगाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और फिर जब ये अगला चक्कर लगाएगा, भाई अगला चक्कर जब यहाँ पहुंचेगा तो फिर इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। इस तरीके से ये जैसे जैसे चक्कर इसका बढ़ता जाएगा ये ऑटोमेटिक इसकी त्रिज्या कम होती जाएगी और एक समय तो ऐसा आएगा ही आएगा ये नाभिक पर गिर जाके टकराएगा। और जब नाभिक पर टकराएगा तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब टकराएंगे तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इनका जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। सीधी सी बात है, ये परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। समझ में आ गया ना कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसके अंदर अपकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है। विद्युत गतिकी के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उसमें कुछ न कुछ एनर्जी जो है रिलीज होती है और जैसे जैसे गति करता जाता है वैसे वैसे एनर्जी उसकी कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि नाभिक पर गिरेगा, जाके टकराएगा और नाभिक को ही नष्ट कर देता है। ये किसके अनुसार है? ये रुदरफोर्ड की बातों के अनुसार ऐसा लगता है। समझ में आ गई बात? पहली कमी तो यह हो गई परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि रेखीय स्पेक्ट्रम होना चाहिए, तो इसके रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता, मतलब ये असमर्थ है, इन्होंने भी इसके बारे में कोई बात नहीं की है। तो वही कहा गया रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा, यानी ये जो है किसी भी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ये दो कमियां थी इनके मॉडल में और इनके मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए बोहर-बरी ने अपना जो है नया इसी में थोड़ा जो है क्वांटम प्लांक सिद्धांत ऐड किया है जिसके द्वारा इनकी कमियों को दूर किया। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल की व्याख्या, यानी हाइड्रोजन परमाणु पर बोहर ने इस मॉडल की कैसे व्याख्या की है, यानी जो ये आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था इसमें किस प्रकार से सुधार किया गया है। चलिए देख लेते हैं बोहर का परमाणु मॉडल क्या था। बच्चों अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल की व्याख्या, यानी हाइड्रोजन परमाणु का जो है बोहर ने किस प्रकार इनके मॉडल की व्याख्या की है, चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। देखो बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार, बोहर जो थे इन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रुदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। इन्होंने जो है रुदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उस मॉडल में जो है उनमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया तथा बोहर ने 3 परिकल्पनाएं दी और इसके संबंध में उन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी हैं। कौन कौन सी वो 3 परिकल्पनाएं? सबसे पहली परिकल्पना ये थी कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपने निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यानी जो बोहर थे उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिना अपने ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए वो अपनी कक्षाओं में जो है घूमते रहते हैं। रुदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ये बिना किसी ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए ये जो है अपनी कक्षाओं में जो है निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा सीमित होती है जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। यानी हर एक कक्ष की जो ऊर्जा होती है वो सीमित होती है और इसी को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अब जैसे कहा गया भाई जो इनके ऊर्जा स्तर होते हैं ऊर्जा स्तरों को K, L, M, N इस प्रकार से बताया गया। यानी जो इनके ऊर्जा स्तर होते हैं इनको K, L, M, N द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो वही बताया गया कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए यानी बिना किसी ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए अपने निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा सीमित होती है जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर जो है ये कक्षाएं होती है और ये कक्षाएं एक निश्चित कक्षाएं होती है जिन्हें K, L, M इस तरीके से अलग अलग कक्षाओं को जो है नाम दिया गया है। यानी K, L, M, N द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया ना। चलो दूसरा
अगली बात इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं निश्चित कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि सब जगह घूमता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनमें उनका जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है, और जिनमें पूर्ण गुणज होगा उन्हीं में घूमेगा, अन्यथा वो उसमें नहीं घूमेगा। कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है J बराबर होता है भाई n h/2π, भाई h/2π का पूर्ण गुणज होगा। तो यहाँ n जो होगा, n की वैल्यू होगा 1 2 3 4। तो जैसे आप रखेंगे, जिस कक्षा का रखेंगे और जिनका ये गुणज होगा उसी कक्षा में ये जो है घूमता रहता है। अब इसको अगर आप और थोड़ा ठीक करेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं mvr, कोणीय संवेग जो हमारा होता है mvr बराबर, इसे आप लिख सकते हैं n h/2π। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, अगर n बराबर 1 ले लिया जाए तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो हमारा mvr जो आ जाएगा, mvr बराबर h/2π प्राप्त होगा। mvr बराबर h/2π हमें मिल जाए। समझ में आई बात? यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है केवल उन्हीं निश्चित कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है या गुणक होता है, और इसे हम भाई कोणीय संवेग J बराबर n h/2π होता है। अगर हम यहाँ पर mvr रखें, भाई कोणीय संवेग mvr बराबर n h/2π, n की वैल्यू अगर हम एक पहली कक्षा की बात करें, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 1 जब रखेंगे तो हमारा n की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो mvr बराबर h/2π होता। ये हमारा दूसरी बात हो गई। चलिए अगली बात यह है कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा की कक्षाओं में रहते हैं। यानी जो हमारा परमाणु होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो भी होते हैं, जिस कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें उसकी निम्नतम ऊर्जा स्तर कहा जाता है। यानी जिस भी कक्षा में घूम रहे होते हैं वो हमेशा निम्नतम ऊर्जा स्तर बोला जाता है। तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा की कक्षाओं में घूमते रहते हैं जब इलेक्ट्रॉन को कहीं से अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से भी अगर अतिरिक्त Hb इसको मिला, एनर्जी अगर मिलता है, तो ये कूद करके जो है अगले कक्षा में चला जाता है, यानी उच्चतर ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और जब भाई इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से अतिरिक्त एनर्जी जब मिलती है, भाई अपनी कक्षा में घूमने भर की उसके पास एनर्जी है और वो एनर्जी वैसे वैसे बने रहेगा। अब जो है, अब उसको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा जब मिलती है तो अपने उच्चतर ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और फिर वह जो है जब वहां से लौटता है तो लौटते समय जितनी ऊर्जा लिए रहता है उतनी ऊर्जा का धीरे धीरे उत्सर्जन करता रहता है, और जब पूरी ऊर्जा निकल जाती है तो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में वापस लौट आता है। समझ में आ गई बात? तो वही कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन को कहीं से अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है तो वह अपनी कक्षा से उच्चतम कक्षा में चला जाता है, और फिर जब वह वापस निम्नतम कक्षा में लौटता है तो उस ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। समझ में आया? देखो ये जो, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रहता है उसे निम्नतम ऊर्जा स्तर बोला जाता है, और जब इसको अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, अतिरिक्त ऊर्जा जब ये पाता है तो ये अगले अपने से ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है। इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। हर एक अलग अलग कक्षाएं, देखो K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, यानी अलग अलग कक्षाएं होती हैं, और अपने निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब बाहर से ऊर्जा पाते हैं तो अपने निम्नतम कक्षा को छोड़ करके उच्चतम कक्षा में चले जाते हैं, और लौटते समय उन्हीं ऊर्जाओं का उत्सर्जन करते रहते हैं और वापस पुनः लौट आते हैं, और जब लौट के आते हैं पूरी ऊर्जा का उत्सर्जन कर चुके होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये बात बताया गया आपको तीसरे पॉइंट, यानी अर्थात किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन केवल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं, आते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तीन बातें हैं। पहली बात ये कहा गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लगातार बिना किसी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए अपने निश्चित कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते रहते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो मात्रा सीमित होती है, और इसे जो है ऊर्जा स्तर कहा जाता है। भाई और अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, जैसे K, L, M, N,
ये जो है ऊर्जा स्तर होते हैं। इसको 1 2 3 4 भी कह सकते हैं। इसी को n बराबर 1 2 3 और फिर 4 इस तरीके से अन्य भी हो सकते हैं। 1 को k कहा गया, 2 को l कहा गया, 3 को m कहा गया, 4 को n कहा गया। इस तरीके से इनको KLMN भी कहा जाता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होता है। यानी mvr बराबर mh/2π होता है। अगर n की वैल्यू 1 रख दोगे तो mvr बराबर h/2π हो जाता है। इसी तरीके से अगर तीसरी बात उन्होंने कहा कि भाई जब अपने निश्चित कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, अगर बाहर से ऊर्जा पाता है तो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है और लौटते समय उस ऊर्जा का उत्सर्जन जो है तरंगों के रूप में करता रहता है और फिर जो है अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौट आता है। समझ में आई बात? अब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है यानी ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जब जाते हैं तभी करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यही बताया गया है। किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन केवल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आते जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये है। अब इसकी जो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं कितनी ऊर्जा होती है, तो अगर ऊर्जा की बात करें तो भाई देखिए ये डेल्टा ई की जो वैल्यू होती है इसे आप E2 - E1 बता सकते हैं। इनकी तुल्य ऊर्जा जो होगी डेल्टा ई बराबर E2 - E1। और आप जानते हैं ये हमारा Hb होता है। Hb बराबर हो जाएगा E2 - E1। और अगर हम यहाँ ये V कौन है? V आवृत्त है। अगर हम आवृत्त की बात करें तो यह हमारा E2 - E1/h और h प्लैंक्स नियतांक है। तो इस प्रकार इसकी जो आवृत्त होगी वो E2 - E1/h होती है। तो इस प्रकार यहाँ से आवृत्त को भी निकाला जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो था बोहर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के पर्पस में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है वो है बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर, जो बोहर का परमाणु मॉडल है इसी के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा यानी nवीं कक्षा में की त्रिज्या का जो व्यंजक प्राप्त होता है इसको जो है प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक किस प्रकार इसका व्यंजक निकाला जाता है। देखो बच्चों इसके लिए आप बता सकते हैं कि माना E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। भाई ये E जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और आगे कहा गया और M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। भाई M जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और V इलेक्ट्रॉन का वेग है। V वेग से इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान है। यह इलेक्ट्रॉन R की त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। यानी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी जो त्रिज्या है वो R है। और कहा गया और नाभिक पर धनावेश, मान लीजिए जो बीच में नाभिक उपस्थित है, नाभिक पर धनावेश जो है Ze है। Ze है। समझ में आ गई इतनी बात? अब भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर जो है अपनी कक्षा में चक्कर घूम रहा है तो उस पर जो है नाभिक के प्रति जो है अभिकेंद्रीय बल काम करता है। तो अब ये अभिकेंद्रीय बल बराबर आप लिख सकते हैं वैद्युत आकर्षण बल। भाई जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो बराबर होगा वैद्युत आकर्षण बल के। यानी अभिकेंद्रीय बल जितना काम करेगा उतने आकर्षण बल उसके अंदर होगा। तो भाई इसे आप लिख सकते हैं mv²/r बराबर, और आकर्षण बल जो होता है आप जानते हैं किसी पार्टिकल के मध्य जो है आकर्षण बल जो होता है F बराबर 1/4πε0। आप जानते हैं Q1 Q2/r² होता है। आपको पता है Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर भाई Q1 की जगह Ze हो गया और गुणे ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया और त्रिज्या इसकी r है, यह r² हो जाएगा। यानी ये जो अब केंद्रीय बल होता है mv²/r बराबर होगा आकर्षण बल मतलब 1/4πε0 Zee/r²। एक r जो है यहाँ से कट जाएगा तब आपका बचेगा mv² बराबर 1/4πε0 और यह हो जाएगा Ze² भाई E सेम है और यह फिर अपान r हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। एक चीज आप जानते हैं कि जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग, भाई कोणीय संवेग हमारा J बराबर होता है NH/2π होता है। अभी अभी हमने बताया इससे पहले कि कोणीय संवेग J बराबर NH/2π होता है। इसी को आप J की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो J की वैल्यू आपका हो जाएगा
MBR बराबर NH/2 होगा। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करते हैं कि दोनों का वर्ग कर देते हैं, तब हमारा हो जाएगा M² B² R² बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा N² और ऊपर हो जाएगा H² 2। भाई 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा और पाई² हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और जब इसको समीकरण 2 मानते हैं तो आप कह सकते हैं इसमें समीकरण 1 से भाग देने पर, यानी अब ये जो समीकरण हमने 1 बनाया है इससे इसमें भाग दे देते हैं, तब हमारा हो जाएगा M² B² R² अपान इधर है MB² बराबर, इधर भाई ऊपर है N² H² बटे 4 पाई² और बटे में ये आ जाएगा भाई ZE² अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये R आ जाएगा। भाई यही तो दिया गया है ZE² हो जाएगा और बटे में इतना आ जाएगा। इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, जैसे ये 4 पाई जो है इस 4 पाई से कट जाएगा। भाई आप देख रहे हैं ये 4 पाई लिखा है ना, तो 4 से कट जाएगा, पाई से पाई² कट जाएगा, 1 पाई बचेगा। भाई यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो ये B² से कट जाएगा, ये M जो है M² जो लिखा है यहाँ से कट जाएगा। इसको और ठीक करके लिखते हैं तो हमारा यहाँ M बचा है तो ये M हो जाएगा और R² बचा है R², नीचे तो कुछ बचा नहीं है और बराबर इधर जो बचा है N² गुणे ऊपर जो है H² है और फिर बटे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाई बचा है और मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये एप्सिलॉन 0 R हो जाएगा, ये बचा है और नीचे जो है हमारा ZE² है, ये इतना बचा हुआ है। अब ये जो R है इस R² से कट जाएगा, इसको अगर ठीक करेंगे MR बराबर हमारा मिल जाएगा N², ये रहेगा ही रहेगा और ये H² एप्सिलॉन 0 बटे पाई ZE², ये इतना आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर R बराबर निकालना चाहें तो आप इसको नीचे भेज दीजिए तो ये N² हो जाएगा और ये हमारा H² एप्सिलॉन 0 बटे ये हमारा पाई ZE² M हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अगर इतना नियतांक मान लिया जाए तो R समानुपाती, भाई समानुपाती लिखेंगे और ये N² मिल जाएगा। भाई ये हमारा नियतांक हो जाएगा, समानुपाती अगर लगाएंगे तो ये आ जाएगा, तो R समानुपाती N² हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ में आएगा। तो ये जो हमें त्रिज्या ज्ञात करना था 11वीं कक्षा के लिए त्रिज्या का व्यंजक, तो भाई त्रिज्या के व्यंजक जो R बराबर मिलेगा N² जो है प्राप्त हो जाता। तो नहीं समझ में आया, कैसे देख लेते हैं। भाई अभिकेंद्रीय बल जो बराबर होगा वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा और ये जो हमारा अभिकेंद्रीय बल होता है MB² अपान R होता है और वैद्युत आकर्षण बल भाई दो पार्टिकल के मध्य जो आकर्षण बल होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R² होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भाई Q1 की वैल्यू हो जाएगी, Q2 की वैल्यू हो जाएगा, ZE गुणे E हो जाएगा, R² हो जाएगा। ये R एक R कट जाएगा यहाँ पर, तो इतना बचेगा, इसको 1 मान लेते हैं। और कोणीय संवेग जो होता है पार्टिकल के मध्य, ये हमारा J बराबर NH/2 पाई होता है। भाई किसी कक्ष का जो कोणीय संवेग होता है तो ये होता है और इसके J की वैल्यू MBR हो जाएगा और ये इतना होगा। दोनों का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो इतना आ जाएगा और इस समीकरण को हम समीकरण 1 से भाग दे देते हैं, तो इसको बटे में लिखेंगे और लिखने के बाद जो कट रहा हो काट देंगे, तो जो बचेगा इतना आएगा और इतना बचने के बाद इसको ठीक से लिखेंगे तो हमारा ये आगे आ जाएगा, इसको इतना और भाई ये बराबर हटाएंगे, नियतांक समानुपाती लगाएंगे तो ये हमारा नियत हो जाएगा। तो ये हमारा R समानुपाती N² व्यंजक मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र। यानी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होती है तो इनकी जो अलग अलग श्रेणियां प्राप्त होती हैं, इनका तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला होता है इसको जान लेते हैं। तो इसमें जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या, यानी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है इसकी जो अलग अलग श्रेणियों की व्याख्या की जाती है वो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है?
क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, अब ये क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आयनिक अवस्था, यानी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आयनिक अवस्थाएं होती हैं, आयनिक अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर माना जाए, यानी उसको हम शून्य ऊर्जा स्तर मान लिए, तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा को निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, इनके ऊर्जा स्तरों को हम जिस सूत्र द्वारा दर्शाते हैं वो हमारा है En बराबर माइनस RHc/n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यही जो है भाई ऊर्जा स्तर का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, जहाँ n जो है क्वांटम संख्या है, क्या है ये? क्वांटम संख्या है। तो इसी फार्मूले से जो है किसी परमाणु की जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, उनकी ऊर्जाओं का जो है इस सूत्र द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। यानी En बराबर माइनस RHc/n²। n जो होता है ये क्वांटम संख्या होती है और इसी के आधार पर अलग अलग ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित किया जाता है। अब चलिए इसका अलग अलग श्रेणियां जो है बना करके इसके डायग्राम की सहायता से हम आपको बताते हैं। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से बीच से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूरी श्रेणी को बनाने में जो है लॉन्ग में जो है काफी पूछा गया है। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं। भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो विभिन्न ऊर्जा स्तर की जो श्रेणियां मिलती हैं, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। भाई यहाँ से यहाँ तक ये लाइमन श्रेणी है और ये दूसरे नंबर तक जो है बामन श्रेणी है और यहाँ तक तीसरे नंबर तक पाचन श्रेणी है और ब्रैकेट श्रेणी यहाँ पर है और फुंड श्रेणी ये। अगर इसके एनर्जी की बात करें, यानी ई का जो मान प्राप्त होता है ऊर्जा का, तो यहाँ पर जो हमारा इस पर मिलता है E1 बराबर माइनस 13.6 होगा। कुछ नहीं करना है, ये मान जो है जो हमने सूत्र बताया है उसी सूत्र पर निकाला गया है। तो ये E1 बराबर माइनस 13.6/1² हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो हमारा ये E2 बराबर जो मिलेगा माइनस 13.6 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे पर है। इसी तरीके से अगर यहाँ E3 की हम बात करें तो ये माइनस 13.6 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम E4 की बात करें तो ये माइनस 13.6 और ये जो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से आपको E1, E2, E3, E4 की ऊर्जा जो है अलग अलग प्राप्त होती है। समझ में आ गई बात? अब चलिए इसको बनाना बड़ा आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिएगा, एक En बराबर 0 बना लीजिएगा और एक दो लाइनें और खींच दीजिएगा और खींचने के बाद n बराबर 5 एक रेखा खींच लीजिएगा, फिर n4 की रेखा खींच लेना, फिर n3 की, n2 का, n1 का, n1, n2, n3, n4, n5 तक खींच लेना और दो लाइनें बीच में एक्स्ट्रा रहेंगी, एक यहाँ रहेगा। अब करना क्या है, सबसे पहले वाली लाइन से यहां तक लेके आना और फिर यहां से एक एक को छोड़ करके एक एक लाइन खींचते चले जाना और लास्ट तक यहां तक आपको खींचना है। तो यहां तक लंबी लाइनें जो होगी लाइमन श्रेणी हो जाएगी। इसी तरीके से फिर अगला फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना, दूसरे पर लेके आना और फिर एक एक को घटते हुए बनाइएगा। तो ये आपका यहां तक बनाइएगा तो ये ब्राह्मण श्रेणी हो जाएगा। और फिर तीसरे में जब पहुंचिएगा फिर से शुरुआत आपका अनंत से ही होगा, यहां से n बराबर 0 से ही होगा और फिर एक एक घटते हुए आइएगा, लास्ट तक ये आपका पार्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप बनाओगे तो ये आपका लाइमन, बामन, पार्शन, ब्रैकेट, फुट सभी श्रेणियां आपकी आराम से बन जाएगी। समझ में आ गएगा? अब चलिए एक एक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइमन श्रेणी की। देखो बच्चों, अगर हम लाइमन श्रेणी की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी जो हमारा ये उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 1 में आए तो जो श्रेणी बनती है उसे लाइमन श्रेणी कहा जाता है। यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 1 पर आता है तो जो श्रेणी बनती है उसे लाइमन श्रेणी कहा जाता है। अब इसके तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला होगा 1/लैम्डा बराबर ये r रहेगा ही रहेगा और ये 1/n1² माइनस 1/n2², ये जो है ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम n1 बराबर 1 ले लिया जाए, भाई अगर हम n1 बराबर 1 रखते हैं तो हमारा जो फार्मूला बनेगा 1/लैम्डा बराबर r और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये जो n2 होगा, भाई n2 की जो वैल्यू होगा 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे रखा
जाता है। समझ में आई बात। अब ये जो लाइमन श्रेणी है, आप बता सकते हैं कि लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी भाग में बनती है, यानी जो लाइमन श्रेणी बनता है वो स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में देखने को आपको मिलता है। चलिए अब हम बामर श्रेणी को भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बामर श्रेणी की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से यहाँ से जो है n बराबर 2 यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 2 में आता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। अब इसके अगर तरंगदैर्घ्य की फार्मूले की बात करें तो 1/λ बराबर r जो होगा ये है यहाँ पे 1/, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 1/n 2 का स्क्वायर ये होगा। भाई यहाँ पर दूसरे से स्टार्ट हो और फिर ये n2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम n2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो भाई ये 2 हो गया है, ये यहाँ पर 2 हो गया है, तो ये 3 4 5 6 डाट डाट करके जो है इस तरीके से इसको प्राप्त होता है। यानी यहाँ n2 की वैल्यू जो होगा यहाँ 2 नहीं, यहाँ अगर 2 लिखा गया है तो ये 3 4 इस तरीके से इसके आगे का होता है। और ये जो श्रेणी होती है, यह श्रेणी ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, दृश्य भाग में बनती है। यानी ये जो श्रेणी आपको देखने को मिलती है यह जो है दृश्य भाग में आपको देखने को मिलती है। तो समझ में आ गया होगा कि लाइमन श्रेणी क्या है और बामर श्रेणी क्या है। अब हम अगली श्रेणी की बात कर लेते हैं। भाई अगर हम पार्शियल श्रेणी की बात करें, यानी अगली श्रेणी जो है हमारी पार्शियल श्रेणी है, तो पार्शियल श्रेणी अगर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 3 पर जब आता है तब जो है हमें पार्शियल श्रेणी प्राप्त होती है। तो इसके तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला होगा 1/λ बराबर r, और यहाँ तीसरे पर आ रहा है तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1/n2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो n2 बराबर होगा भाई ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डाट डाट करके इनफाइनाइट होगा। और ये जो श्रेणी आपको देखने को मिलती है, आप बता सकते हैं कि पार्शियल श्रेणी अवरक्त भाग में बनती है। कहाँ बनती है? अवरक्त भाग में जो है बनती है। समझ में आया नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगला जो आपका है वो है ब्रैकेट श्रेणी। अब ये ब्रैकेट श्रेणी को अगर देखा जाए यहाँ पर तो देख रहे हैं n बराबर 4 है। कुल मिला के उच्च ऊर्जा स्तर से ये निम्न ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 4 में जब आता है इलेक्ट्रॉन तब ये जो है हमारा ब्रैकेट श्रेणी देखने को मिलता है। तो वही लिखा गया है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 4 में आता है तो ब्रैकेट श्रेणी बनती है। अब इसका अगर तरंगदैर्घ्य का फार्मूला देखा जाए तो 1/λ बराबर r हो जाएगा और ये चौथे में आ रहा है तो 1 भाई यहाँ 3 है, ये 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर भाई चूंकि ये 4 पे बन रहा है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस और ये n2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये जो n2 की वैल्यू लिया जाएगा ये 4 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और इसके आगे का होता है। समझ में आई बात? एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जो लिया जाएगा उसका अगला जो है उसका होता है। भाई अगर यहाँ पे 4 पे बात कर रहे हो तो ये 4 हो ही जाएगा, फिर अगला जो होगा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इस तरीके से आपको अलग अलग देखने को मिलता है। और यह श्रेणी जो बनती है यह श्रेणी अवरक्त भाग में बनती है, यानी ये श्रेणी जो बनती है वह अवरक्त भाग में ही देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो था आपका पार्शियल और ब्रैकेट। चलिए अगली श्रेणी देख लेते हैं। भाई अगर हम फुंड श्रेणी की बात करें तो ये जो फुंड श्रेणी है n बराबर 5 यानी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से और निम्न ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 5 में जब आता है तब जो है फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। और इसकी अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो 1/λ बराबर जो फार्मूला होगा r और ब्रैकेट में 1 ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस n2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो n2 बराबर होगा भाई जो n2 होगा आप देख रहे हैं 5 है तो एक बात ध्यान रखना, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इसके आगे की जो भी होंगी वो रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक। और ये श्रेणी जो बनती है वह अवरक्त भाग में बनती है। यह श्रेणी जो होती है वह अवरक्त भाग में देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं ये लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट और फुंड ये सभी श्रेणियां आपको समझ में आ गया होगा
और आप इंस्टाग्राम को देख करके भी आप बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिस श्रेणी की आप बात करें, 11वीं श्रेणी की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के भाई n1 बराबर 1 में आता है, तब हमें 11वीं श्रेणी मिलती है। तो अब आप फार्मूला वही होगा कि 1 अपान लैम्डा बराबर r होगा, ब्रैकेट में यहाँ 1 अपान 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर हो जाएगा। n2 बराबर जो होगा, अगर लाइमन की बात करोगे तो n2 बराबर भाई 1 लिखे हो तो 2 3 4 5 इस तरीके से 2 3 4 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 12वीं श्रेणी की बात करेंगे तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 2 पर आता है, तब हमें 12वीं श्रेणी देखने को मिलती है। तो 12वीं श्रेणी जो होगा वही होगा 1 अपान लैम्डा बराबर r हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपान 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर हो जाएगा। n2 बराबर जो होगा 3 4 5 6 7 इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखोगे तो उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर में n बराबर 3 में आता है, तब हमें क्वेश्चन श्रेणी देखने को मिलता है। तो इसका भी फार्मूला वही हो जाएगा 1 अपान लैम्डा बराबर r और ब्रैकेट में 1 अपान n3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर हो जाएगा। n2 की वैल्यू जो होगा 3 ना होकर के 4 5 6 7 हो जाएगा, आगे का भी हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप सभी श्रेणियों को इस के माध्यम से जो है बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये आपके क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन की हमने चर्चा किया है ये सारे सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपके क्लास 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।